हेलो स्टूडेंट्स, एचकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम दे रहे हैं 10th का बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं सीबीएसई से, हरियाणा बोर्ड से। और उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो स्टूडेंट सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, एचटेट का एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी एसएससी ये रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं। डीपली स्टडी करेंगे, केस स्टडी बेस पूरे क्वेश्चन है जो इसके अंदर उनकी स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। ये अपना भारत में राष्ट्रवाद, ये बुक है जो भारत और समकालीन विश्व 2, इसके अंदर यूनिट सेकंड है। फर्स्ट यूनिट हमने की है और अब इस सेकंड यूनिट का भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है? अपने देश के प्रति प्रेम, अपने देश के प्रति लगाव, जो राष्ट्रवाद है उसको राष्ट्रवाद बोलते हैं। जैसे कि आप देख चुके हैं, यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ। इसमें अपने बारे में लोगों को समझ बदलने लगी। वे लोग, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, यह भावना बदल गई। देखो, हम स्टडी इस हिसाब से करेंगे। हर एक चीज आपने सुननी है, देखते रहें। जहां पर इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताता रहूंगा, बट आप इसकी हर एक चीज की स्टडी करेंगे। तो उन्होंने बोला है उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होगी, यह भावना बदल गई। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव भाव पैदा होने लगा, लगाव का भाव पैदा होना लगा। नए प्रतीकों और चिन्हों ने, नए गीतों और विचारों ने नए संपर्क स्थापित किए। गीत चिन्ह बनाए गए, जैसे राष्ट्र चिन्ह होते, गीत गाए गए, जैसे अपने जनगणना थी, गीत थे। अपने देश पे विचार, नए विचार आए देश के प्रति, कैसे देश को बढ़ाया जाए आगे। नए संपर्क स्थापित हुए, कहीं कहीं जाया गया, मिले गए बड़े बड़े लोगों से, दूसरे देशों में जाया गया तो स्थापित किए गए। और संविधाओं की सीमाओं को दोबारा परिभाषित किया गया, सीमाओं को दोबारा परिभाषित किया गया, दोबारा बताया गया भी क्या आपकी सीमाएं हैं, कैसे आपको आगे बढ़ाना है। ज्यादातर देशों में इसी नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण हुआ, एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। देखो, कोई भी प्रोसेस चलती है एक स्मॉल प्रोसेस में नहीं चलती। जैसे आपकी एजुकेशन है, कोई बच्चा 10th की तैयारी कर रहा है, कोई सीईटी, ये एकदम नहीं तैयार होती। इसको धीरे 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 करके प्रोसेस से चलना होता है। तो उसके बारे में कह रहा है। आइए देखें हमारे देश में यह चेतना किस प्रकार पैदा हुई। चेतना के लिए कोई एक से नहीं, मतलब कोई होती हुई चेतना एक से लागू हो जाए। चेतना के लिए अलग अलग इंसानों को आना पड़ता है, नए नए जो हमारे देवता टाइप के वो थे, गांधी जी थे, हमारे नेहरू थे। उन्होंने कैसे हम इस देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या राष्ट्रवाद की भावना को पैदा किया, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो ये हमारा इतिहास है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें देखो दूसरे उपनिवेशों की तरह है। उपनिवेश जानते हो सब बच्चे, जैसे हमारे यहाँ पर ब्रिटिश ने उपनिवेश बना रखा था, अपने देश पे कब्जा कर रखा, तो उपनिवेश बोलते हैं उसको। भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद, एक राष्ट्रवाद होता है, एक आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। उपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। एकता बहुत जरूरी थी। एकता के अभाव में ही हम उपनिवेशवाद का शिकार हुए, उपनिवेशवाद हुए और हमारे पे कब्जा हुआ, मतलब देश पे दूसरे देशों ने अपनी हुकूमत जाहिर की, चलाया इस देश को। तो उत्पीड़न और दमन को साझा भाव के विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध लिया था। लेकिन हर वर्ग और समूह उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था। अलग अलग विचार थे सबके, उनके अनुभव भी अलग अलग थे। स्वतंत्रता के मायने, बस ये मेन चीज है, स्वतंत्रता के मायने भी अलग अलग थे। जैसे अब आप 10th कर रहे हो, सीटी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सबके अपने अलग अलग भावना है। एग्जाम पास होने के बाद हमें क्या करना है, अलग अलग सबके स्वतंत्रता के मायने अलग अलग हो जाते हैं, आपके मायने अलग अलग। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया। इसमें महात्मा गांधी जी के नेतृत्व के बारे में पढ़ेंगे, आपको पता लगेगा भी उन्होंने कैसे योगदान दिया, इस चीज को एक आंदोलन के रूप कैसे दिया। अलग अलग विचार थे तो कैसे इसको, परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी नहीं थे। टकराव होना भी जरूरी होता, सबके विचार एक जैसे नहीं होते, टकराव भी होगा। आप देखते हो अपने आसपास, परिवार, क्लास, सब में देखते हो टकराव तो निश्चित है भाई। पहले की एक पुस्तक में भी आपने भारत के जो पहले की जो पुस्तक थी उसमें भी हमने राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा था और उदय का अध्ययन किया था।
वहां हमने 20वीं सदी के पहले, हाँ 20वीं सदी से पहले के दशक पढ़ी थी, वहां पर तक की कहानी पढ़ी थी। इस अध्याय में हम 1920 यानी कि 1920 के बाद का अध्ययन करेंगे। 1920 के दशक के दौरान ही मतलब क्या हुआ था, अपने गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे और असहयोग आंदोलन और शून्य अयोग्य आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके अंदर। और देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए के प्रयास किए, विकसित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए, इस आंदोलन को विभिन्न सामाजिक समूह ने किस तरह हिस्सा लिया, किस तरह राष्ट्रवाद के लोगों ने कल्पना की नई उड़ान दी। तो पढ़ लेते हैं। इसके अंदर भी देखो, ये हमारा जो भीड़ दिखाई गई है तो आम बात थी। पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, इसके अंदर मेन हिस्सा है। 1919 से बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था। इसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे और संघर्ष की नई पत्तियां सामने आ रही थी। इस बदलाव में हमें कैसे समझेंगे, उसके क्या परिणाम हुए। सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा की। इसके कारण रक्षा व्यय में काफी, जो रक्षा व्यय होता है, जो हमारा बजट था उस टाइम अंग्रेजों ने वो किया था, उसमें भारी इजाफा यानी कि किया गया। इस खर्चों को भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पे कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि कर दी गई। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, जिसको हम टैक्स बोलते थे। जो हमारा सीमा शुल्क होता था उसको बढ़ा दिया गया। आयकर शुरू कर दिया गया, इनकम टैक्स का जो आय शुरू कर दिया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ गई, महंगाई हो गई। और 1913 यानी कि 1913 से 1918 के बीच कीमतें क्या होगी, दोगुनी होगी। जो चीज कुछ में मिलती तो डबल में होगी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती, क्या होता है देखो, जबरन भर्ती होता है। वो नहीं चाहता भाई हम ये काम करें, बट उसको जबरन वर्क किया जाता है, उसको जबरन बोल देते हैं, जबरन भर्ती किया गया। इसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। 1918 से 1919 और 1920 1921 में देश में बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब होगी। देखो ये जो दौर था 1920-21 वाला, ये उस टाइम का बहुत ही ऐसा दौर था जैसे अपना अब कोरोना के टाइम का दौर है। इसमें खाद्य पदार्थों का जो भारी अभाव पैदा हो गया। उसी समय फ्लू, वहां उस टाइम फ्लू आया था। और आज हम पढ़ते हैं 1920 के, क्योंकि ये 1920 लिखा हुआ है, 1921 लिखा हुआ है, ये 19 अगस्त 1920 की बारी है, 1920 के टाइम है। और अपना क्या है इस टाइम, अपना लगा हुआ है 2020 पे आई थी ये। तो पूरे 100 साल के बाद ये बीमारी देखने को मिली थी। और जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण भी, इस महामारी के कारण 120 से 130 लोग मारे गए थे। तो लोगों की उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें हैं जो कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसी समय एक नया नेता सामने आया, जिसके संघर्ष का एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया। कौन थे वो नेता, भी इसके बारे में बात कर रहे हैं, वो थे हमारे महात्मा गांधी जी। इसके बाद महात्मा गांधी युग स्टार्ट हो जाता है और हम सत्याग्रह का विचार करते हैं। देखो सत्याग्रह पे उनके सबसे बड़ा हथियार था सत्याग्रह का विचार। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। इससे पहले वो दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह का जन आंदोलन के रास्ते चलते हुए वहां की, देखो सबसे पहले वो दक्षिण अफ्रीका में वकालत करने गए थे। वहां से आने के बाद उन्होंने सत्याग्रह पे वर्क किया, भी सत्याग्रह पे ही किया जा सकता है। और एक नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्ण लोहा लिया। ये नस्ल भेदी सरकार थी अफ्रीका की भी, उससे भी लोहा लिया। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति को आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया था। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला, उत्पीड़क कौन, जो आपको तंग कर रहा है, आपको उत्पीड़न दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, उसके लिए आपको शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। ये डेफिनेशन हो जाएगी भाई आपकी सत्याग्रह की डेफिनेशन हो जाएगी, शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध जो है, प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रह केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। गांधी जी के विचार थे। इसके लिए दमनकारी शत्रु को चेतना को झंझोड़ना था। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने के लिए विवश करने के बजाय सच्चाई को देखते हुए सहज भाव की स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया गया था। इस संघर्ष में अत्यंत
सत्य की जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा अहिंसा का यह धर्म सभी जातियों की भारतीयों के लिए एकता के सूत्र में बांध सकता है। तो भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। और ये डेट याद रखनी है, सबसे पहले 1917 में, देखो अब पढ़ने की बारी आ गई, अभी तक बेसिक था भाई। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण, ये चीज पूछी जाती है कहां पर, बिहार चंपारण कहाँ है, बिहार में, और कहां पर सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन चलाया था और किस लिए चलाया था, बगान व्यवस्था को। बगान क्या थी, बगान व्यवस्था थी पहले ना, आप पढ़ोगे इसके अंदर भी कैसे क्या सिस्टम हुआ करता था। बगान के अंदर लोग बाहर नहीं जा सकते थे, कुछ नियम बने हुए थे, उससे तंग आ चुके थे लोग। तो इसलिए उन्होंने गांधी जी के सहारा लिया, खिलाफ किसानों को व्यवस्था के खिलाफ किसानों का था, ये किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया था। और 1917 में 1917 में गुजरात के खेड़ा, ये देखो स्थान याद कर लो, सुन लो इनको एक बार ध्यान से, ये बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। गुजरात में है खेड़ा, और खेड़ा में क्या किसानों की मदद किसके लिए यूज किया गया था, किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। फसल खराब होने के लिए क्या था, प्लेग की महामारी आई थी उस टाइम, तो खेड़ा के जिले के किसान लगान नहीं चुका पा रहे थे, और जो लगान था वो बहुत ज्यादा था, 35 कुछ परसेंट था, वो कम कर दिया गया था। फिर गांधी जी के कहने से उनकी सफलता हुई थी इसमें। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए, बिल्कुल माफ नहीं करना, ढील दी जाए, कम किया जाए, तो वो कम हो गया था। 1918 में ही गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के लिए बीच सत्याग्रह आंदोलन अहमदाबाद जा पहुंचे। अहमदाबाद में भी सूती कपड़ा जो था उनके बीच सत्याग्रह आंदोलन, उसमें भी उन्होंने भाग लिया था। फिर पढ़ेंगे हम रोल्ट एक्ट। क्या ऐसा कानून था एक रोल्ट एक्ट? रोल्ट एक्ट, इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने, ये कामयाबी हुई थी, जो जो 3 आंदोलन चलाए थे उनमें कामयाबी हुई थी। उत्साहित 1919 में प्रस्तावित रोल्ट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने का फैसला किया। भारतीय सदस्यों को भारी विरोध के बावजूद इस आंदोलन को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया गया था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने व राजनीतिक कैदियों को 2 साल बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार था। जो भी दिखता था भाई हम हमारे खिलाफ बोल रहा है, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। वो कोई मतलब उसके वो अपने उसमें बोल भी नहीं सकता था भाई मुझे क्यों डाला, ऐसा नहीं था, प्रावधान ही नहीं था, तो बंद रखने का अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक ढंग से, अहिंसक, देखो हिंसक नहीं, अहिंसक ढंग से नागरिक को अवज्ञा चाहते थे। उन्होंने 6 अप्रैल को एक हड़ताल में शुरू होना था, विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया, रैली किया गया। रेलवे वर्कशॉपों में कामगार थे, जो काम करने वाले थे, हड़ताल पे चले गए। दुकानें क्या होगी, दुकानें बंद कर दी गई। इस व्यापक जन उभार से चिंतित व रेलवे जो टेलीग्राफ जो थे जैसी संचार सुविधाओं को भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने क्या किया, राष्ट्रवादी को दमन शुरू कर दिया। दमन मतलब उसको दबाना शुरू कर दिया। सबसे पहले क्या किया, अमृतसर के अंदर बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी, वो दिल्ली नहीं आएंगे। और 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली, देखो वो 13 अप्रैल की घटना है, ये 10 अप्रैल की घटना है। अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी, देखो गोली चला दी एक शांतिपूर्ण उस पे। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखाने और रेलवे स्टेशन पर हमले करने लगे। मार्शल लॉ, देखो मार्शल लॉ लागू हुआ था, याद रख ले बच्चे, ये मार्शल लॉ कब लागू हुआ था, सबसे पहले लागू किया गया था ये इसमें जलियांवाले उसमें 13 अप्रैल या इसके आसपास लागू कर दिया गया। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें भी मार्शल लॉ लगा हुआ था, और जनरल डायर ने कमाल संभाल रखी थी। इस मार्शल लॉ के नियम को तोड़ा ही था, मतलब लोगों ने भीड़ इकट्ठी की थी। तभी हम पढ़ेंगे अब इसका जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ेंगे। 13 अप्रैल को क्या था, मार्शल लॉ लगा हुआ था, तो यहाँ पर क्या हुआ, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग था, वहां पर क्या था, वहां पर उस दिन अमृतसर में बहुत सारे लोग, जो पंजाब का हिस्सा है अमृतसर, पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है, बहुत सारे लोग वहां सालाना हर साल आते थे बैसाखी का मेला करने के लिए, शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग में मैदान में जमा हुए। काफी लोगों ने सरकार के द्वारा लागू किए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए इकट्ठे हुए, एकत्र हुए। यह मैदान चारों तरफ से बंद था, बस एक ही रास्ता था भाई वहां निकलने का, कभी जाने का मौका मिले तो देख के आना। शहर से बाहर होने के वहां से जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया गया है, लागू किया जा चुका, क्योंकि सभी देखो
जो सूचनाएं थी वो किसके माध्यम से जाती थी? न्यूज़पेपर हुआ करते थे। न्यूज़पेपर गाँव में कोई सुविधा नहीं होती थी। आज तो आपको देख ही रहे हो क्या एक छोटी-सी खबर हो वही सभी जगह फैल जाती है। बट वहाँ पहले नहीं था ऐसा। तो मार्शल लॉ का रूल भी नहीं पता था। जनरल डायर ने हथियारबंद सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचे और जाते ही मैदान के बाहर निकलने सारे रास्ते बंद कर दिए और उसके बाद सिपाहियों को भीड़ पे अंधाधुंध क्या कर दी, गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए और बाद में जब उस पे केस हुआ भाई ये गलत हुआ तो क्या हुआ, देखो उसकी सरकार ने क्या कहा भी, वह सत्याग्रह को जहन के दहशत और विस्मय का भाव पैदा करने के लिए एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था, बस उसको छोड़ दिया गया। तो कोई उस पर कानून नहीं हुआ। इतने मतलब उन्होंने मारा, इतने लोगों को उसने गोलियों से मारा, उस पर कोई भी कानून नहीं हुआ, कोई भी कानून नहीं लागू हुआ उस पर। और बाद में उसको ये कह के छोड़ दिया भी एक नैतिक प्रभाव को उत्पन्न करना चाहता था वो। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत में बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतर गए, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस में मोर्चा लेने लगे, सरकारी इमारतें हमला करने लगे, सरकार के इन कार्रवाइयों को निम्रता से कुचलने लगे, उनको पीटने लगे, अपमानित सरकार लोगों को अपमानित और आतंकी करने लगी। सत्याग्रहियों को जमीन तक नाक रगड़ने के लिए और सड़क पर घिसट कर चलने के लिए नौबत आ गई। सारे साहिबों को सलाम करने, साहिब कौन से होते थे? जो ये अंग्रेज होते थे, जो अफसर होते थे उनको साहिब बोला जाता था। और मजबूर किया गया, लोगों को कोड़े मारे गए। गांव में एक गुजरावाला पंजाब में गांव है भाई, वहां पर बम बरसाए गए भी ताकि डर जाए लोग। हिंसा फैलने से महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया। ये गांधी जी उस टाइम ये हो गया भी ये तो ज्यादा फैल गई है, मैं इसकी वजह से फैली है, तो इस आंदोलन को क्या कर लिया, वापस ले लिया। भले ही रोल टैक्स सत्याग्रह, एक रोल टैक्स सत्याग्रह बोलते हैं इसको, एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज्यादा जनाधार आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम की एकता के बिना ये एक दूसरे के नजदीक लाए बिना ऐसा आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। तो क्या जरूरत थी हिंदू और मुस्लिम को इकट्ठा करने के लिए? और देखो महात्मा गांधी जी हिंदू मुस्लिम को इकट्ठा करेंगे अब, और अंग्रेज क्या करेंगे, इनको अलग बांटो और राज करो का वो करेंगे। तो वो भी अपना रूल चलाएंगे, वो भी अपना दिमाग चलाएंगे। यहाँ पर देखो एक दूसरे को नजदीक लाए बिना ही ऐसे आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नजदीक ला सकते हैं। कोई खिलाफत क्या है, खिलाफत के बारे में पढ़ेंगे। मुद्दा था कोई खिलाफत का, क्या मुद्दा था ये? पहले इस युद्ध में जो अंटोमन तुर्की था की हार हो चुकी थी। इस हादसे की अफवाहें फैली हुई थी, कोई अफवाहें फैली हुई थी, क्या फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व, जो इस्लामिक है मुसलमान विश्व के आध्यात्मिक नेता जो खलीफा थे अंटोमन सम्राट पर बहुत सख्त जो शांति संधि थोपी गई थी। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों को रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। कौन थे उसके? मोहम्मद अली और शौकत अली। याद रख लें, मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ कई युवा मुस्लिम जो नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। महात्मा गांधी की चर्चा की थी। सितंबर 1920 में कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं से इस बारे में राजी कर लिया और खिलाफत आंदोलन के समर्थन में स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। अब हम होगा स्टार्ट असहयोग आंदोलन। देखो असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन क्यों क्यों मतलब स्टार्ट किया? देखो अपनी पुस्तक में जो महात्मा गांधी की पुस्तक थी हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। भी देखो ब्रिटिश जो शासन ऐसे नहीं आके आया था, भारतीयों ने सहयोग दिया था उन्होंने, और भारत के सहयोग से ही इस देश को चलाओ, यहाँ राजा सिस्टम हो गया, हम परेशान हो गए, तो तभी ब्रिटिश शासन आया था, उनके सहयोग से हुआ था। तो यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा था। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर में क्या हो जाएगा, ब्रिटिश शासन ढह जाएगा। तो अच्छी सोच थी ये भी, उस टाइम की अच्छी सोच थी, तो क्रांति पे नहीं आ सकते थे, ये सोच अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। तो इसलिए गांधी जी ने असहयोग ही मतलब चुना, असहयोग करेंगे भाई। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था? गांधी जी का सुझाव था कि आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चलेगा, बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां, जितनी भी पदवियां हैं सरकार खुश करती है उनको और अपने काम निकलवाती है, ये वापिस कर दो। सरकारी नौकरियों में थी जिसमें जो सेना में थे, पुलिस में थे, अदालतों में थे, या कोई प्रसिद्धों में थे, स्कूलों में थे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दो। बहिष्कार मतलब छोड़ दो इसको,
हम नहीं मतलब इस चीज को यूज करेंगे। अगर सरकार दमन का रास्ता, दमन मतलब दबाने का रास्ता अपनाती है, तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू कर देंगे। सविनय अवज्ञा अभियान भी क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। 1920 की गर्मियों में गांधी जी को शौकत अली और आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने के लिए देश भर में यात्रा करते रहे, समझाते रहे लोगों को जा जाके। कांग्रेस में बहुत सारे लोगों को इस प्रस्ताव में शंकित थे, क्या थे, शंका थी उनके मन में। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने के लिए हिचकिचा रहे थे। देखो ये बात आती है भाई, देखो चुनाव का बहिष्कार नहीं किया था उन्होंने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। तो बात याद रख ले, चुनाव का बहिष्कार नहीं किया था। उन्हें भय था कि आंदोलन में क्या भय था, आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचातानी चल रही थी। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों को विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार क्या हुआ, 1920 में कांग्रेस के नागपुर नागपुर अधिवेशन के अंदर, देखो नागपुर है हमारा महाराष्ट्र के अंदर, अधिवेशन में एक समझौता हुआ। सबसे पहले महात्मा गांधी जी यहाँ पर आए थे और आंदोलन के अंदर आए थे। पहले किसी भी मतलब उसके अंदर जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसमें नहीं जाते थे। तो यहाँ पर 1920 में नागपुर अधिवेशन के अंदर समझौता हुआ। असहयोग कार्यक्रम स्वीकृति की मोहर लगा दी और इसके अंदर जो अली बंधु थे वो भी इसके साथ थे। आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, इसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक समूह के असहयोग के विचार में इस तरह समझा। आंदोलन के जो भीतर अलग अलग धाराएं थी, क्योंकि देखो स्वीकार तो सभी कर रहे थे, बट उनके जो अर्थ थे वो स्वीकार तो कर रहे थे उसको, स्वराज को, बट उनके लिए अर्थ अलग अलग थे। क्या अर्थ थे वो, शहरों में क्या आंदोलन था, देखो शहरों के बिना आंदोलन सफल नहीं होना था। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूलों में कॉलेज में जाना बंद कर दिया, हेडमास्टर स्कूल मतलब बंद कर दिया। स्टार्टिंग में तो यही चलती रही और बहिष्कार हुआ। देखो इस पार्टी में चुनाव का बहिष्कार नहीं किया गया, इस पार्टी ने क्या किया, चुनाव का बहिष्कार नहीं किया गया। किसकी बात करें, सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते थे। कौन से अधिकार थे, काउंसिलिंग में प्रवेश होने के जरिए अधिकार की बात हो रही है जो, तो उन्होंने इसका बहिष्कार नहीं किया गया। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग को असर और ज्यादा नाटकीय रहा। आर्थिक मोर्चे पर तो क्या हो गया, असहयोग का असर क्या हुआ, और भी ज्यादा नाटकीय रहा। विदेशी जो सामानों का बहिष्कार किया गया था, शराब की दुकानें। और पिकेटिंग क्या होती है, देखो पिकेटिंग होती है, पढ़ लेते हैं पिकेटिंग के बारे में। पिकेटिंग प्रदर्शन या विरोध का ऐसा स्वरूप जिसमें क्या था, जिसमें लोग किसी दुकान या फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक देते थे, उसको पिकेटिंग बोल देते थे। भी आप यहाँ नहीं जाओगे, आप बाहर ही खड़े हो जाते थे, वो पिकेटिंग बोल देते थे इसको। तो और विदेशी कपड़े की होली जलाने लगी। 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा हो गया, मतलब आयात मतलब मंगवाना आधा हो गया। क्यों, क्योंकि अपने जो देश के अंदर अपना जो चरखे से काटते थे वो कपड़ा यूज करने लगे। उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई उस टाइम। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीजों को व्यापार करने के लिए, विदेशी व्यापार में पैसा लगाने के लिए इनकार कर दिया। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीजों को व्यापार करने और विदेशी व्यापार में पैसा लगाने के लिए इनकार कर दिया। क्यों, जब बहिष्कार आंदोलन फैला था तो लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़ों को पहनने लगे थे। भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का जो उत्पादन करने लगे थे। हथकरघे क्या होते थे, जो हमारा जो ये जो चरखा होता था उसको, उसके टाइप के हथकरघे होते थे भाई, हाथ से ही मतलब कपड़ा बुनते थे। कुछ समय बाद शहरों में आंदोलन धीमा पड़ने लगा। क्यों पड़ने लगा धीमा, देखो रीजन होता है, कोई भी आंदोलन होता है, यदि उसको मोटिवेशन होता रहे या कोई मतलब सूचनाएं मिलती रहे या किस चीज के लिए, वही है मोटिवेशन का ही फर्क होता है सारा। और उस टाइम को जो देश में जो थी अपनी आम जनता थी, वो इसके वो भी नहीं थी, इस आंदोलन पर जमे रहे। क्यों, इसके कई कारण थे। एक तो खादी का कपड़ा था, मिलों में भारी पैमाने पर बनने से कपड़ों में मुकाबला प्राय महंगा होता था। भारी पैमाने पर बनने से क्या होता, कपड़ों के मुकाबले प्राय क्या होता था, महंगा होता था। और गरीबों को नहीं खरीद सकते, वे कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार करने नहीं कर सकते थे। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश जो संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई थी। संस्थान स्कूलों में भी नहीं जा सकते थे, मतलब वो भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए जो कोई विकल्प था, भारतीय संसाधनों जो संस्थानों की स्थापना जरूरी थी। भाई भारत तभी तो ये कोई स्कूल बंद होगा, इंग्लिश तो इंडियन के भी कोई स्कूल होने चाहिए, तभी तो हो सकता था। स्थापना बहुत जरूरी थी ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उसका प्रयोग किया जा सके। ऑप्शन भी तो होना चाहिए ना। लेकिन
जो वैकल्पिक थे संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी, बन नहीं पा रहे थे। फलस्वरूप क्या हुआ, विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील भी दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। फिर क्या होता, ग्रामीण इलाकों में क्या हुआ, ग्रामीण में थोड़ा लेट पहुंचा ये। शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया था। युद्धों के बाद देश में विभिन्न भागों में चले किसान आदिवासियों के संघर्ष में इस आंदोलन में समा गए थे। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखो इसका अवध, अवध पढ़ेंगे। जो अवध था, जो हमारा यूपी का हिस्सा, उसमें यूपी डिस्ट्रिक्ट के अंदर सन्यासी बाबा, ये पढ़ लेना भी, सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र, इससे पहले फिजी, फिजी देश है, उसमें गिरमिटिया मजदूर पढ़ेंगे भाई क्या होता है। देखो गिरमिटिया, जो ये गिरमिटिया शब्द है, वर्ड है, ये ना इंग्लिश का एक वर्ड था जिसको बोलते थे एग्रीमेंट। एग्रीमेंट इंडियन को नहीं बोलना आता था, तो वो एग्रीमेंट का बिगड़ा हुआ रूप था गिरमिटिया, तो इसलिए गिरमिटिया मजदूर बोला गया। ये क्या थे कि गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के वसूलने, जो कर थे, टैक्स वसूलते थे, किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। बेगार वर्ड क्या है भाई, देखो बेगार वर्ड वो होता है जैसे ना कोई काम करते हैं और उसका मेहनताना और उसका जो परिश्रम है जो हमें ना मिले या उसे ना मिले, उसको बोलते थे बेगार में काम करना, करनी पड़ती थी। पट्टेदार के तौर पर उन पट्टे निश्चित किए गए थे। पट्टेदार क्या होते हैं, पट्टे कर दिए भाई, ये किसान इतने साल तक या इतने समय तक इसमें काम करेंगे, उसके बाद उनको हटा दिया जाता था। क्यों हटा दिया जाता है, उन्हें बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था ताकि जमीन पर कोई उनका अधिकार स्थापित ना हो सके, इसलिए उनको क्या कर देते थे, हटा देते थे। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए ताकि बेगार खत्म हो, दमनकारी जमींदारों को सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया गया था। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू जी आते हैं, ने अवध के लोगों को दौरा किया, अवध के गांव का क्या किया, दौरा किया, वहां गए, गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यवस्था समझने के लिए प्रयास किया। तो अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोगों ने क्या किया, नेतृत्व में अवध के किसान की सभा का संगठन किया। तो अवध की किसान सभा का संगठन में कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे और बाबा रामचंद्र जी थे, और संगठन गठन किया। महीने भर तक इस पूरे इलाकों के गांव को गठन की 300 से ज्यादा शाखाएं बन चुकी थी। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में एक स्वरूप विकसित नहीं हुआ, एक स्वरूप विकसित हो चुके थे जिससे कांग्रेस को नेतृत्व खुश नहीं था, जिसमें कांग्रेस का जो नेतृत्व था वो खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदार और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी, अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पे क्या हुआ, स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे। गांधी जी का ऐलान कर दिया था कि जब कोई लगान नहीं भरेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी, अब ये कोई लगान नहीं भरेगा और जो ये जमीन है गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाइयों को, आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। तो आदिवासी, अब आदिवासी पे आ जाते हैं, जो हमारे जंगलों में रहते थे। जो आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार को कुछ और मतलब निकाला। क्या निकाला, उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की बात ले लेते हैं, और गुडेम पहाड़ी थी वहां पर। 1920 के दशक के शुरुआत में ही उग्र गुरिल्ला युद्ध हुआ था। वहां गुरिल्ला आंदोलन बोल देते हैं, युद्ध नहीं, गुरिल्ला युद्ध से समझ लो, ये आता है ऑप्शन भाई, उग्र गुरिल्ला आंदोलन कहाँ से हो था, तो ये आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ी जो आदिवासी थे उनसे संबंधित था भाई, फैल गया था। कांग्रेस ने इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। और तो कांग्रेस क्या थी, इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अन्य वन तो थोड़ा वो है, ये स्रोत है कोई पड़ा हुआ खाया में। 6 जनवरी 1921 को संयुक्त प्रांत में रायबरेली के अंदर पास पुलिस ने किसानों पर गोलियां चलाई। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें रोक दिया। गुस्से में नेहरू ने अपने आसपास खड़े किसानों को संबोधित किया और उनका आचरण खतरे में सामने होते हुए बहादुर शांत और निश्चिंत लोगों जैसा था। पता नहीं मैं क्या महसूस कर रहा था, उसके विचार थे ये अपने जवाहरलाल नेहरू जी के। उस टाइम क्या था, अन्य वनों की तरह भी क्या था, जो आदिवासियों के लिए इन क्षेत्रों की
यहाँ भी अंग्रेजों ने, सरकार ने बड़े बड़े जंगलों को लोगों के लिए दाखिलों पर होने वाली पाबंदी लगा रखी थी। क्यों लगा रखी थी? वहां लोग अपने इन जंगलों के अंदर ना तो मवेशी जो उनके पशु होते हैं उनको चरा सकते थे, और ना ही जलाने के लिए लोग कोई लकड़ी ले सकते थे, ना फल फल ले सकते थे, कोई फल ले सकते थे। इन पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा में थे। वहाँ पहाड़ लोग थे, जो इन लोग थे क्या थे, इनसे बड़े गुस्से में थे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके जो परंपरागत जो पिछले अधिकार है वो उनसे छीने जा रहे हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेकार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। और इनका नेतृत्व करने के लिए कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू। ये जो अल्लूरी सीताराम राजू थे, यही थे भाई जो गुरिल्ला में बता रहा था ना, गुरिल्ला पे वो करते थे, गुरिल्ला आंदोलन में। एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं जो भगवान ने मतलब दे रखी हैं। वे सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते थे, लोगों को स्वस्थ कर सकते थे, उनको तथा गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती थी। राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत थे विद्रोहियों को विश्वास था कि ईश्वर का अवतार है वो। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण को गाते थे। उनका महात्मा गांधी की महानता के गुण को गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित है। उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि भारत अहिंसा के बल पर ही नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आजाद हो सकता है। भी भारत अहिंसा के बल पर ही नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए आजाद हो सकता है। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू को क्या कर दी गई? फांसी दे दी गई भी। राजू को लोगों के बीच लोकनायक बन चुके थे उस टाइम। तो बगानों पे कैसे स्वराज हुआ, बगान में क्या स्थिति थी, वो पढ़ेंगे भाई। महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बगानी मजदूरों के लिए आजादी का मतलब था कि वे केवल चार दीवारी से जब चाहे आ जा सकते थे। उनमें उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आजादी का मतलब था कि वो अपने गांव के संपर्क में रख पाएंगे। और 1800 जो देखो 59 में क्या था, 1859 के अंदर इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था कोई। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बगानों में क्या था? बगानों में देखो एक्ट पूछा जाता है, तहत बगानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बगान के बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। यह इजाजत उन्हें विरले में ही कभी प्राप्त होती, विरले मतलब कभी कभी प्राप्त होती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूरों ने क्या किया? अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बगान छोड़ दिए और अपने घरों के लिए चल दिए। उन्हें लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है और इसलिए अब हर एक को गांव की जमीन मिल जाएगी। लेकिन वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सके। क्यों नहीं पहुंच सके? क्योंकि देखो स्थान बहुत दूर था और रेलवे और स्टीमरों ने क्या कर रखा था? हड़ताल कर रखी थी। रास्ते में क्या हुए? फंस गए और पुलिस ने उनको क्या कर दिया? पूरी पिटाई कर दी। इस स्थानीय आंदोलन के अपेक्षा दृष्टियों और कांग्रेसों की कार्यक्रम को प्रभावित नहीं किया गया था। उन्होंने स्वराज शब्द को अपने अपने हिसाब से मतलब अर्थ निकाल रखे थे उसमें, तो उनके अलग अलग अर्थ थे। उनके लिए एक ऐसा युग का घोतक था, सारे कष्ट और सारी मुसीबतें क्या खत्म हो जाएगी। बट इतना जल्दी कुछ नहीं होता। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी तो एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। जब महात्मा गांधी के नाम को लेकर काम करते थे वो अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन को जोड़कर देखते थे। वास्तव में ऐसे आंदोलन को अंग बनते जा रहे थे और इलाके में ही जो अपने इलाके के अंदर सीमित था। अब एक घटना आएगी भाई। कौन सी घटना की बात कर रहे हैं हम? कौन सी घटना की बात कर रहे हैं? उस घटना का नाम है चोरी चौरा। ये भी अब यूपी के अंदर है भाई। यूपी के अंदर है गोरखपुर में स्थित चोरा चोरी में बाजार में गुजर रहा था। कौन बाजार से गुजर रहा था? क्या स्थित चोरा चोरी से बाजार से गुजर रहा था एक शांतिपूर्ण जुलूस के बारे में। पुलिस के साथ हिंसक में बदल गया। कैसे बदला वो? इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने देखो हिंसक में बदल गया था, टकराव हो गया था भाई। तो उन्होंने कुछ चौकियों पर हमले कर दिए थे जो अपने शांतिपूर्ण जुलूस वाले थे। और ये सुना है भी वहां पर 22 या 23 पुलिस वाले मारे गए थे। बट महात्मा गांधी जी को ये नहीं पता था भाई इसमें
ये तो मारे गए और अपने कितने देशवासी मारे गए थे। तो वहां पर एक बहुत दुखद घटना क्या थी, इस घटना को सुनते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को आह्वान को बंद कर दिया, जो एक बहुत ही नेगेटिविटी था देशवासियों के लिए। तो इससे क्या हो गया, असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया। और देखो गांधी जी ने बोला था भी कहीं दमनकारी व्यवस्था होगी तो मैं एक अपना एक सविनय अवज्ञा को चालू करूंगा। इसके बाद देखो सविनय अवज्ञा चालू होता है और जो हम सेकंड उसमें पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा के अंदर क्या क्या मतलब रणनीति बनाई गई, भारत छोड़ो के नारे लगाए गए, उसके बाद सविनय अवज्ञा स्टार्ट होता है। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, इसकी हमने रीडिंग की और करते हैं इसके सेकंड वीडियो के अंदर।